नमस्कार, इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। एनडीटीवी इंडिया के साथ इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। शुरुआत कर रहे हैं बीजेपी के खेमे से, जो कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है उससे। आज भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक चुनाव को लेकर जो मंथन बैठक थी, यानी कि उनकी जो चीफ इलेक्शन कमेटी की जो बैठक थी, वो कमेटी की बैठक जो है वो अभी पूरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक बीजेपी के सारे बड़े नेता, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो बीएस बोम्मई, पूर्व चीफ मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट नलिन कटील, सब शामिल हुए। साथ ही साथ इस बैठक के अंदर भारतीय जनता पार्टी से अमित शाह, राजनाथ सिंह, बड़े सारे नेता इस बात पर चर्चा करने के लिए जुटे कि पहली लिस्ट की कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है वो कैसे किया जाए। आज 9 तारीख है, 13 तारीख को कर्नाटक में नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा कर्नाटक में। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो हमेशा सबसे पहले अपने कैंडिडेट्स को बिल्कुल फाइनलाइज कर लेती है, इस बार वो कांग्रेस जो 2 लिस्ट पूरी अपनी जारी कर चुकी है, जेडीएस की भी तमाम कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। अभी तक इस पर पर्दा नहीं उठा है कि बीजेपी के जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हैं, यानी कि जो उनके जो संभावित टिकट जिन लोगों को मिलेगा, वो लिस्ट कब आने वाली है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आज सुबह कर्नाटक से होने के बाद जब वो पहुंचे यहां पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में, और मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो निकले हैं तो अब से बिल्कुल चंद मिनटों पहले ये काफिला प्रधानमंत्री का बीजेपी के हेडक्वार्टर से निकलकर अपने निवास स्थान की तरफ बढ़ा है। तो उसकी तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। पर सस्पेंस कब खुलेगा, क्या वजह है देरी की, इस पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, मीटिंग तो हो गई, अब इस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला सर? क्या कोई लिस्ट आने वाली है? देखिए, दिलचस्प बात यह अंकित, जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं पीएम मोदी के जाने की, ये दरअसल मीटिंग समाप्त होने के 1 घंटे बाद तक करीब पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर रुके हैं। उनकी गृहमंत्री अमित शाह के साथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बातचीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान भी उस बैठक में मौजूद थे। यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक समाप्त होने के बाद भी करीब 45 मिनट तक उनका अलग से चर्चा हुई है। इसलिए काफी दिलचस्प हो जाता है ये कर्नाटक का मामला। आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी हमेशा हर चुनाव में सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है, जबकि कांग्रेस पार्टी करीब 50-55 को छोड़कर सारी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। जेडीएस भी काफी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने आखिरी वक्त तक अपने फैसले को रोक कर रखा है। इसके पीछे यही वजह बताई जा रही है कि बीजेपी को जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि जिन लोगों की टिकट कटे वो कांग्रेस या फिर जेडीएस का दरवाजा खटखटाएं, और इसीलिए आखिरी मौके तक इस लिस्ट पर चर्चा होती रही है। आज भी इस बात की संभावना बहुत कम है कि लिस्ट आए, और अभी तक कोई सूचना पत्रकारों को नहीं दी गई है प्रेस वार्ता के बारे में, जिसमें कि अमूमन लिस्ट जारी की जाती है। कल हो सकता है कि आए, और ये भी हो सकता है कि कल ना आए और परसों आए। ये भी इसमें अभी उम्मीद जो है बरकरार है। तो क्योंकि बीजेपी सारे समीकरणों को ध्यान में रखना चाहती है, और ये भी चर्चा चली थी कि कई जो वरिष्ठ विधायक हैं जो काफी लंबे समय से रहे हैं वहां पर विधानसभा में, उनको कहा जाए कि इस बार नए लोगों को मौका दिया जाए। तो ये भी एक मंथन का विषय हो सकता है। बीजेपी ने 2 क्राइटेरिया अपनी ओर से रखे हैं। एक तो इमेज की साफ सुथरी इमेज होनी चाहिए, और दूसरा ये कि विजिबिलिटी होनी चाहिए, जीता उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। अखिलेश जी, ये जो जैसे आप बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंथन तो हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री उसके बाद काफी देर रुके। बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ वरिष्ठ नेताओं को हो सकता है कहा जाए कि आप बैठ जाएं। येदियुरप्पा इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये पहले से ही तय हो चुका है। कयास लगाई जा रही है कि क्या उनके पुत्र को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर अभी तक चर्चा जारी है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रेबल फैक्टर, क्योंकि वहां पे खुद में भी खेमे बहुत ज्यादा हैं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए हमने देखा कि बीजेपी और राज्यों में भी ये करती रही है कि बिल्कुल मुख्यमंत्री बदल दिए, कई सारे विधायक बदल दिए जाएं। तो ऐसा करने की भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर, लेकिन अगर हम तुलना करें या ये कहें कि जैसे गुजरात में 40% विधायकों के टिकट काट दिए थे, क्या कर्नाटक में वैसा ही बीजेपी करेगी? तो इस बात की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि हर राज्य के समीकरण अपने अलग होते हैं। उन्होंने हमें 120 सीटें ऐसी गिनाई है जहां पर कि विधायक अपने खुद के पर्सनल क्लाउड के चलते जीत करके आते हैं, यानी उनकी जो अपनी जनाधार होता है विधानसभा सीट में, उसके चलते वो जीत करके आते हैं। किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो जीत के आना ही आना है। इस तरह के 120 विधायकों की कुछ चिन्हित पार्टी ने किया। तो इस तरह से आप मान करके चलिए कि बहुत ज्यादा विधायकों के टिकट कटने की बात वहां पर नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आलाकमान को एक कड़ा निर्णय करना होगा, खासतौर से उन विधायकों के टिकट काटने के बारे में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जी, पार्टी ये चाहती है कि सरकार के ऊपर जो आरोप लगाया गया है 40% कमीशन का कांग्रेस की ओर से, उसकी काट निकाली जाए, और इसके लिए फैसला हो सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सब जानकारी हमें देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी में मीटिंग तो बड़ी हुई, प्रधानमंत्री की के साथ अलग से मंथन भी हुआ, लेकिन अभी लिस्ट जो आएगी, जैसे अखिलेश जी बता रहे थे, कोई सूचना बीजेपी की तरफ से नहीं आई है। कल 10 तारीख हो जाएगी, उसके बाद 3 दिन का समय होगा, तो कल परसों में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट में ही ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी जो आज की बड़ी खबर है, जिसको जो सुबह से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। निशाना तो वसुंधरा राजे पर लगाया था, लेकिन उस निशाने के वो जो अशोक गहलोत से सरकार है उसको भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न करने को लेकर अपनी ही यानी कि कांग्रेस की ही अशोक गहलोत सरकार के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार में हुए खनन घोटाले, ललित मोदी केस की ना जांच हुई और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई। मैंने गहलोत साहब को 2 बार चिट्ठी भी लिखी, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए सचिन पायलट जो हैं वो अब 11 तारीख को एक अनशन भी करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इससे जो हुआ है वो हुआ ये है कि फिर से जो अंतर कला है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, वो उभर के सामने आ गई है। कांग्रेस के लिए फिर वो चुनौती दोबारा खड़ी हो गई है, और वो भी उस साल में जब अगले 6 से 7 महीने के अंदर राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। सचिन पायलट ने पहले क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं। जब हम विपक्ष में थे तब तथ्य हमारे पास आ रहे थे, तो मैं नहीं मानता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। और ये जांच का विषय मैंने नहीं कहा, तो कई बार आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई बार सदन में बोला है, सदन के बाहर बोला है, तो इसलिए मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा। हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है, तो इसलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा। वहीं राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी सचिन पायलट के समर्थन में उतरा। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने जो भी सवाल उठाए हैं उनका सम्मान होना चाहिए। सचिन पायलट एसेट है पार्टी की, यदि कोई सवाल उठा रहे हैं उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए और उनको मुद्दे उठाने का हक है। पार्टी में कोई भी आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी में अपनी आवाज उठा सकता है, और इशू करप्शन है, करप्शन के इशू पर, बीजेपी के करप्शन के इशू पर कहीं भी मुझे भी लड़ना पड़े तो मैं तैयार बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं। जांच तो हम सरकार में है, आम नागरिक भी यदि कोई सवाल खड़े करे बीजेपी के करप्शन को लेकर कि बीजेपी में इतने घोटाले हुए बीजेपी की सरकार में, तो हमें जांच करानी चाहिए। उसमें क्या हो गया? वो यदि इशू सचिन पायलट जी ने उठाया तो क्या गुनाह कर दिया? ये तो कह रहे हैं जांच करा लो, इन पे कार्रवाई कब करोगे, सवाल पूछो तो क्या गुनाह कर दिया? इसमें कोई गुनाह नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता। वहीं राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष जो है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने इस विवाद को लेकर कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैंने भी कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार पर जांच की बात करने से पहले अगर सचिन पायलट जी वर्तमान सरकार के अंदर जिस सरकार को पैदा करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसके कार्यकाल में लूट और झूठ के इस शासन की जांच करवाते तो उचित होता। सरकार के खुद के मंत्री कहते हैं कि विश्वेंद्र सिंह जी ने कहा कि हमारी सड़कों में इतना भ्रष्टाचार है कि गर्भवती महिला का बच्चा गिर जाए, इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। तो मैं समझता हूं कि अब यह सरकार, अहम सवाल उठता है कि क्या यह सरकार अंतर्द्वंद में अपने आखिरी चरण को पूरा कर पाएगी कि नहीं पाएगी, ये भी एक प्रश्न है। अब वहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी यह बन गई है कि फिर से दोनों दिग्गज नेता आमने सामने खड़े हो गए। अब कांग्रेस का जो हाईकमान है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसको इसके ऊपर कुछ अपना बयान भी देना पड़ा।
लेकिन किस तरीके का बयान आया उससे लगा जरूर है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की तरफ थोड़ा समर्थन जो है वो सरकार, जो कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप है उसका जरूर है। क्योंकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश जो हैं, उन्होंने राजस्थान विवाद पर एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने गहलोत सरकार के कार्यक्रमों की और नीतियों की जमकर तारीफ की। इस बयान में कहा गया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बड़ी संख्या में योजनाएं लागू की हैं, कई ऐसी पहले की जिन्होंने लोगों को की गई हैं, जिन्होंने लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। कांग्रेस इन ऐतिहासिक उपलब्धियों और संगठन के सामूहिक प्रयासों के दम पर फिर से सेवा करने के लिए जनादेश मांगेगी। तो यह कुल मिलाकर आज का जो घटनाक्रम रहा है उस पर टिप्पणी रही सेंट्रल लीडरशिप की। उस सीधे सीधे नहीं कहा गया कि नहीं देखिए हम अशोक गहलोत से बात करेंगे या अशोक गहलोत से कहेंगे करप्शन पे आप ये जो आरोप लगे हैं इसकी जांच कराएं, या सचिन पायलट को कहेंगे कि आप इस तरह के बयान ना दें। लेकिन उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार काम बहुत बढ़िया कर रही है। सेंट्रल लीडरशिप ने अपनी सरकार को 100 में से 100 नंबर देकर कहा कि हम इसी को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रेम कुमार साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जुड़ रहे हैं, मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान की जो पूरी गतिविधि है, राजनीति है, उस पर काफी पैनी नजर रखते हैं। हमारे साथ रामलाल शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूं जैमिनी साहब, तो इसको थोड़ा सा जाल दीजिए जरा हमारे सारे दर्शकों के लिए। सचिन पायलट रह रहकर जो है वो हमले तो करते रहते हैं, अपनी सरकार पे ही हमले करते हैं। अब जो इन्होंने उपवास का जो अनशन का जो पूरा बयान दिया है उससे उन्होंने टेंशन बढ़ा दी है गहलोत साहब की। देखिए, निश्चित रूप से टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अशोक गहलोत आज उस टेंशन को हल्के करते नजर आए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आरटीएच जो बिल है उसको लागू होने से क्या क्या फायदे होंगे। दूसरी तरफ जो सियासत के जादूगर, उन्होंने दोनों को मैनेज कर लिया। रंधावा साहब ने साफ कह दिया कि मैं इस पर्चे जो दोनों के बीच में विवाद है उसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन सचिन पायलट जो अनशन कर रहे हैं वो गलत है। और जयराम रमेश ने उनके पक्ष में पत्र लिख दिया। तो ये तो साफ हो गया, जो संभागीय स्तरीय बैठक में अशोक गहलोत बार बार कहला रहे थे अपने मंत्रियों से कि अब की बार गहलोत सरकार। और सचिन पायलट के लिए मैं कहूंगा कि सुंदरकांड में जो कहा गया है कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तो आज सचिन पायलट ने पहली बार ये दिखाया है कि बिना भय के प्रीत नहीं होती है। वो कई दिनों से नजरअंदाज किए जा रहे थे। उन्होंने आज कहा भी कि मैंने 1 साल पहले पत्र लिख दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और जो मूल बात है कि वसुंधरा राजे जो हनुमान जयंती के दिन हनुमान बेनीवाल ने कहा था सचिन पायलट जी से कि अब बहुत हो गया, अब इस अपमान के घूंट पीना बंद कीजिए, आप अलग पार्टी बनाइए और कूद जाइए। लगता है उसका भी आज असर दिखा। और जो सबसे अहम बात है कि वसुंधरा राजे कार्यकाल के जो घोटाले थे उन पर खुद अशोक गहलोत जी ने कहा था कि वो कालीन कहाँ है, ईरान के कालीन जो खासा कोठी से रवाना हुए अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। उन्होंने खुद ने कहा था कि मैं हिंडोली से जब रवाना हुआ तो बीच के थानों में बजरी माफिया था। तो जो संगठित अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा था, जिसको लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने ज्ञापन दिए थे, तो एक तो मुद्दा तो था, इस मुद्दे को तो आप गौण नहीं कर सकते। मुद्दे को तो अशोक गहलोत के लिए ये सवाल तो है ही कि जिन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा वो मुद्दे आप कहां भूल गए। इसलिए सचिन पायलट कह रहे हैं कि देखिए कहीं मिली भगत तो नहीं है, ऐसा आरोप लग रहा है उनके ऊपर। पर रामलाल शर्मा जी, जितना भारतीय जनता पार्टी को इस बात से खुशी हो रही होगी कि ये आपस में ही सर फुटौवल में भारतीय जनता पार्टी को फायदा कर देंगे, लेकिन सवाल तो वसुंधरा राजे पर है। सवाल भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जब वो भारतीय जनता पार्टी का शासन था उसके करप्शन पर है। देखिए अंकित जी, सबसे अहम बात है कि बीजेपी में भी 2 गुट है। एक गुट जो पिछले दिनों गजेंद्र जैमिनी साहब, ये सवाल जो है वो रामलाल शर्मा जी के लिए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पहले जरा एक जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। देखिए अंकित जी, मैं इतना कहूंगा कि 2008 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी। उसके बाद कांग्रेस के शासन के दौरान गहलोत जी ने एक मातृ आयोग गठित किया था, और मातृ आयोग ने जहाज के अंदर कोई स्पष्ट ये साबित नहीं किया कि पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। तो ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार अगर हुआ था तो आपका हाथ किसने पकड़ रखा है, आप जांच कराओ ना। लेकिन मिथ्या आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना, जनता को गुमराह करना, सत्ता के ऊपर काबिज होना,
लोक लुभावनी घोषणाएं करना, वो धरातल के ऊपर नहीं उतारना, ये आपकी फितरत बन चुकी है। अब रही बात ये कि सचिन पायलट आज मुकर होकर बोले हैं, सचिन पायलट मुकर होकर बोले हैं, तो सचिन पायलट को अगर लड़ाई लड़नी है तो वो खुल के लड़े। हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार के एक ने अनेकों विधायकों ने संगीन आरोप सरकार के ऊपर लगाए भ्रष्टाचार के। इन्हीं के विधायक भरत सिंह जी ने कई पत्र मुख्यमंत्री को लिखे हैं कि खुला नाच हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है, भ्रष्टाचार को आप रोकने का काम करें। हाँ। एक ने अनेकों पत्र लिखे, सरकार ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। इन्हीं के विधायक ने विधानसभा के अंदर रामनारायण मीणा ने कहा कि कोटा का चीफ इंजीनियर भ्रष्टाचार के अखंड में डूबा हुआ है, क्या सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी? हम नहीं करें, इन्हीं के विधायक करें। बिल्कुल। इन्हीं के विधायक पीआर मीणा ने कहा, इन्हीं के विधायक पीआर मीणा ने संगीन आरोप सरकार के ऊपर लगाए। हेमाराम चौधरी ने कई महीनों तक इस्तीफा दिया इस सरकार के विरुद्ध। अभी कुछ दिनों पहले विश्वेंद्र सिंह ने कहा, ठीक है, आपने एक एक करके नाम बहुत सारे गिना दिए और आप यही बात समझाने की कोशिश दर्शकों को कर रहे हैं कि पहले अपना घर तो संभाल लें, जो इनके ऊपर खुद के आरोप लग रहे हैं पहले उसको संभाल लें। इसी को लेकर प्रेम कुमार जी, अगर मैं आपके पास आऊं तो ये समझना चाहूंगा कि बीजेपी से तो बाद में लड़ेंगे ना सर, पहले आपस की लड़ाई नहीं सुलझ के दे पा रही है आप लोगों की? तो जी अंकित जी, आज की सियासत कुछ इसी किस्म से हो गई है कि सच बात बोलना भी मुश्किल है। ये कहीं व्हिप का अनुशासन, कहीं दल बदल कानून, विधायक हो या सांसद हो गुलाम बनकर रह गए हैं। सचिन पायलट जो बात उठा रहे हैं वो बहुत जेन्युइन है। वही सवाल को खुद अशोक गहलोत भी उठाया करते थे। तो हम लोग इस बात को इस रूप में देखते हैं कि इससे कांग्रेस का अंदरूनी कलह बढ़ेगा, बीजेपी को फायदा होगा वगैरह वगैरह। लेकिन आप बताइए, कर्नाटक में तो 40% कट मनी का सवाल उठा, ईश्वरप्पा पर आरोप लगे, दूसरे मंत्रियों से लेके विधायकों तक पर भी आरोप लगे, बहुत सारी ये वीडियोस आए और ऑडियो क्लिप्स आए। लेकिन उन मामलों में क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से या मंत्रियों से या नेताओं से एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि करप्शन है तो आप अपनी भी सरकार के खिलाफ बोलिए? हाँ। ये जो लोकतंत्र में जो लुप्त प्राय बातें हो गई हैं कि आप अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि डिसिप्लिन है, ये वक्त है इसको सराहने का। नहीं, इसको अगर सराहा भी लिया जाए तो सर उसका हो क्या रहा है? अपनी सरकार के खिलाफ बोल के या तो ऐसा होता कि अशोक गहलोत उस पर कुछ एक्शन लेते, कांग्रेस की आला कमान कहती कि देखिए करप्शन का चार्ज आपके ऊपर लगा रहे सचिन पायलट, करिए उसकी जांच, क्यों नहीं हो रही वो? बिल्कुल। सिर्फ ये ढिंडोरा पीटने से कि लोकतंत्र इससे जीवित है या हम ही लोग देखिए अपना करप्शन उजागर कर रहे हैं, आप तो उपहास का कारण बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए अपना करप्शन उजागर कर रहे हैं, औरों से क्या चुनाव लड़ेंगे, आपस में ही जांच नहीं करा पा रही है। मैंने पहले भी कहा कि हम इसी लोकतंत्र की इस व्यवस्था में हम इसी मानसिकता में हो गए, कोई अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ ना बोले, ये स्थिति है। सर बोल के उसका कुछ होना तो भी तो चाहिए राजनीतिक तौर पर, होना चाहिए, होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हम आज ही क्यों मान ले कि आज सचिन पायलट ने अनशन का ऐलान किया तो नहीं हो रहा? अरे पार्टी इस पर विभाजित भी हो तो वो भी लोकतंत्र के लिए सही होगा, क्योंकि मुद्दा सही है, करप्शन के खिलाफ बोलना जरूरी है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं अंकित जी कि इस देश में राहुल गांधी उद्योगपतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और उद्योगपतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करना कोई छोटी बात नहीं है। पार्टी के भीतर भी फ्रिक्शंस पैदा होंगे, गठबंधन में भी फ्रिक्शंस पैदा होंगे और फिर सत्ताधारी दल तो डिफेम करने में लगा ही है। ये चुनौतियां राहुल गांधी को झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कोई छोटा काम नहीं किया है, उन्होंने मोडानी का नारा दिया है और मोडानी कोई छोटी बात नहीं है। हाँ। उनको ये संघर्ष, ये फ्रिक्शंस झेलने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, आप मतलब तो ये जो आपने बताया कि झेलने पड़ेंगे, राहुल गांधी तक आप इसको ले गए। सचिन पायलट बैठकर वहां पे किसी उद्योगपति का नाम नहीं ले रहे, वो अपने ही मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं और वो साथ ही साथ वसुंधरा राजे का भी नाम ले रहे हैं। उस पर तो पहले कुछ बात कीजिए, उसके बाद आगे की बात कीजिएगा कि क्या झेलना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, ये जो हम बात कर रहे थे, इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होता दिखाई पड़ रहा है आपको? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो है राजस्थान का, वो रिवॉल्विंग डोर की तरह है, 5 साल तुम रहो 5 साल हम रहें। क्या इसी के चक्कर में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जो हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि दोनों में मिली भगत है, इससे क्या कुछ बीजेपी को फायदा हो सकता है? या लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि इनका तो ऐसा ही चलता है? जब सचिन पायलट ने कुछ बगावत की थी तो ऐसा भी बड़ी सुगबुगाहट थी कि वसुंधरा राजे ने बचा लिया गहलोत साहब की सरकार को। देखिए, पूरे राजस्थान को पता है कि जब ऑपरेशन मिशन लोटस था उसको फेल करने में किसका हाथ था? वसुंधरा राजे जी का था। जब फ्लोर में परीक्षण हो रहा था तो बीजेपी के विधायक गायब हुए थे, वो कैसे हुए थे सबको पता है। और घनश्याम तिवारी
कांग्रेस में क्या माला जपने गए थे? घनश्याम तिवारी को यह उम्मीद थी कि अशोक गहलोत वसुंधरा राजे जी के खिलाफ जांच कराएंगे और उनका बंगला खाली कराएंगे। जब नहीं हुआ तो लौट के वापस आ गए बीजेपी में। ये तो साफ प्रमाणित है। और दूसरा, जो गजेंद्र सिंह शेखावत पर एसओजी मुकदमे दर्ज कर रही है और तमाम चीजें चल रही है, उसके विरोध में कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी की भी मिली भगत हो सकती है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत अचानक सीएम का फेस बन रहे थे, मिशन लोटस के भी हेड रहे उनके ऊपर, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा उनके बीच में जो तलखी है वो सबको पता। तो जो कुल मिलाकर जो सियासत का चेहरा है वो बहुत कुरूप है राजस्थान में, क्योंकि 25 साल से मिली भक्ति का खेल चल रहा है और 25 साल में राजस्थान में बेरोजगारी की दर बढ़ी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना है, करप्शन, शिक्षा, जो अशोक गहलोत जी खुद विधानसभा में बोल चुके हैं राजेंद्र राठौड़ जी से कि राजेंद्र राठौड़ जी आपको तो पता ही होगा, जब आप की मुख्यमंत्री थी तो 5 करोड़ रुपए आते थे बजरी के, वो कहां जाते थे? तो अब जनता पूछती है अब कहां जा रहे हैं वो बजरी तो भी सस्ती नहीं हुई। शिक्षा माफिया राजस्थान में हावी है, संगठित अपराध हावी है। तो ये तो सचिन पायलट के सवालों में तो दम है। अब इसका सियासत किधर जाती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस जाती है, तो तय करेगी जनता। तो रामलाल शर्मा जी, इसी से आप पर एक सवाल पूछ लेता हूं कि ये जो आप बता रहे हैं कांग्रेस में इतना विभाजन, इसने ऐसे सवाल पूछे, आपकी पार्टी में तो खुद ही सर पड़ा हुआ लो रखा है, कैंप के कैंप बने हुए हैं। अंकित जी सिर्फ और सिर्फ मीडिया की उपज और दूसरी कांग्रेस के नेताओं के बयान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राजस्थान के अंदर चाहे कांग्रेस के नेता किसी प्रकार के बयान दे, बीजेपी अलग अलग गुटों के अंदर बटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी कोई गुटों के अंदर बटी हुई नहीं है। हमारा गुट एक ही है, कमल का फूल, उस गुट के नीचे सब काम कर रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस के जो हालात है, देखिए मैं मुद्दे की बात के ऊपर आता हूँ। कांग्रेस जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ सत्ता के ऊपर काबिज हुई है, आज भी राजस्थान की जनता, मेरी जेमिनी साहब मेरी बात का समर्थन करेंगे, आज भी वो राजस्थान की जनता पूछती है कि कर्ज माफी कहाँ है। आज भी संविदा कर्मी पूछते हैं कि हमारे को नियमित क्यों नहीं किया। आज भी युवा पूछ रहे हैं कि भर्ती पूरी करने की बात की थी, भर्तियां पूरी क्यों नहीं हुई। अब कांग्रेस के नेता आपस में उलझ के और जनता को गुमराह करके मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि लड़ाई आपकी वाजिब है, सिद्धांतों की है, तो आप कांग्रेस छोड़ के आई ना सड़कों के ऊपर, जनता की हक की लड़ाई लड़ी ना, कौन मना कर रहा है आपके। लेकिन प्रेम कुमार जी, अगर इतनी हिम्मत है सचिन पायलट में और इतना बार बार कही जाता है कि उनका अपमान हो रहा है, तो फिर करें हिम्मत, बनाएं अपने दम पे पार्टी, या वो होने में उनको पता है कि राजनीति के तौर पर जो पूरी राजनीति है राजस्थान की, अगर कांग्रेस बीजेपी से अलग कोई तीसरी पार्टी बनाएंगे तो उनका भी हश्र ऐसे ही होगा जैसे पुराना इतिहास में दिखाई पड़ा है। तो हिम्मत नहीं है इस बात की कि अलग से चुनाव लड़ लें। संभव है अंकित जी, आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि राजनीतिक दल बनाना एक नेता का निर्णय नहीं होता है। राजनीतिक दल जब आबो हवा बनती है, जनता तैयार होती है, तभी बनता है। तो ये उस दिशा में भी पहल हो सकती है कि एक मुद्दा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है और ये बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत का मुद्दा है, वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत जी के बीच अंतर संबंध की बात कांग्रेस में भी बोली जाती है, बीजेपी में भी बोली जाती है। तो ये इस एक करप्शन के इशू पर अगर सचिन पायलट ने एक मुद्दा उठाया है, तो ये मुद्दा जनता से कनेक्ट करने का उनका प्रयास है। हो सकता है कि उनको अपनी पार्टी से अब उम्मीद खत्म हो रही हो कि वो जो लगातार जिस बात को लेकर लड़ रहे हैं उनकी पार्टी से उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है, तो वो जनता के बीच जाने की राह तलाश में है। इसमें उनको पार्टी से निष्कासन भी झेलना पड़ सकता है, वो अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं, या फिर पार्टी अगर एक बड़ा निर्णय लेकर सामने आए तो सचिन पायलट की अपनी पार्टी में पुनर्अभ्युदय जो बोलते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, सारे ऑप्शंस खुले हैं। डॉक्टर मिथिलेश जेमिनी, क्या आपको लगता है सचिन पायलट में के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ग्राउंड वर्क, वो कुवत है कि पूरे राजस्थान में अपनी पार्टी बना लें, उसकी तरफ काम कर रहे हैं क्या? देखिए, सचिन पायलट वो आदमी है, जब 21 पे आ गई थी कांग्रेस, उस सफर को 100 तक ले जाने का काम, 99 तक ले जाने का काम सचिन पायलट ने किया है। और वसुंधरा राजे और अमित शाह की जोड़ी के बीच में, जिसे वसुंधरा राजे कहते थे राजनीति का बच्चा है, इसी बच्चे ने इन्हीं मुद्दों को उठाकर वसुंधरा जी को सत्ता से बाहर किया। ये सारा राजस्थान जानता है, इसलिए उनके पास उनके फैन फॉलोइंग है राजस्थान में। लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत इस साल के शुरुआत में ही कह चुके कि मैं 1998 का रिकॉर्ड फिर कायम करूंगा, 156 सीटें लाऊंगा, और वो उसी पर काम कर रहे हैं। वो न सचिन पायलट की परवाह कर रहे हैं, ना आला कमान से कुछ पूछ रहे हैं। उनका मिशन ये है कि मैं 156 लाऊं, 1998 फिर दोहराऊं। दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी में नए नए बदलाव हुए हैं। अभी रामलाल जी कह रहे थे कि हम एक छत के नीचे हैं, लेकिन आपको याद होगा जो पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया जी और किरोड़ीलाल जी के बीच में जो अदावत थी,
जो सतीश पूनिया जी को हटाने के बाद बीजेपी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल डिसिप्लिन में है, वहां भी थोड़ा बहुत गड़बड़ है। हाँ। और जो वसुंधरा जी के जन्मदिन के दिन जो प्रदर्शन हुआ, ये तमाम चीजें हैं, जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जो आज सचिन पायलट ने बोला है दार्शनिक अंदाज में कि जाको राके साइया मार सके न कोई, उससे ये उम्मीद जती है कि कहीं न कहीं उन्हें कोई एक नया गाइड मिला हुआ है, उन्हें कोई नई दिशा मिली हुई है। हाँ। लोग कह रहे हैं कि पायलट का मिशन 23 का प्लेन टेक ऑफ हो गया है, अब किस दिशा में जाएगा ये जनता तय करेगी। किस दिशा में जाएगा जनता तय करेगी। और इस टेक ऑफ के बाद राजस्थान की राजनीति का क्या रंग रूप बदलेगा, क्या जो पूरी पटकथा है वो बिल्कुल बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि चाहे सचिन पायलट एक बड़ी पार्टी बना पाए, एक बहुत बड़ा उसके इलेक्टोरल एक बड़ी सफलता पा पाए, ये तो जनता को तय करना है, समय बताएगा। लेकिन सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति में इग्नोर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के लिए सिरदर्दी बरामद, और वैसे ही बीजेपी के लिए क्या ये मौका है, या अपना जो उनके यहाँ पे परेशानियां हैं आपस की उसको भुलाकर वो कितना इससे भुना पाएंगे, ये भी अब जनता को ही देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजस्थान की राजनीति पर हमें थोड़ा और ज्ञानवर्धन करने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो और भी खबरें हैं, उन पर भी बात करेंगे। आईआईटी बॉम्बे में जो एक छात्र दर्शन सोलंकी की आत्महत्या के मामले में आईआईटी बॉम्बे के ही एक और छात्र अरमान इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस की जो टीम है उसकी एसआईटी ने छात्र को गिरफ्तार किया है। दर्शन सोलंकी ने सुसाइड नोट में लिखा था इसी छात्र का नाम। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। सुनील, ये जो एसआईटी ने जो अब इसको गिरफ्तारी की है, लेकिन इसमें अहम बात यह भी है कि जो आईआईटी की खुद की जो टीम बनी थी उसने किसी भी तरीके के कास्ट को लेकर या इस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे थे कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, इन आरोपों से इनकार किया था। बिल्कुल अंकित, जो आईआईटी की जो जांच हुई थी उसमें इस तरह की कोई बात नहीं मिली थी। लेकिन जब पुलिस की स्पेशल एसआईटी बनाई गई और उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उनको जो है कि दर्शन सोलंकी का एक खुदकुशी नोट मिला, और जिसके बाद मामला सामने आया एक छात्र का, जिसमें कि सुसाइड नोट में जिसका नाम लिखा था अरमान इकबाल खत्री। दरअसल अरमान इकबाल खत्री दर्शन सोलंकी से नाराज था, क्योंकि दर्शन सोलंकी ने उसके धर्म को लेकर कोई टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर वो नाराज था। उसने एक बार चाकू भी दिखाया था और कहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद से ही दर्शन जो है कि बहुत ही परेशान था, डरा सा रहता था। हालांकि उसने अपने दूसरे साथियों को भी बताया, उन्होंने भी उसको समझाया, लेकिन फिर भी वो उसके डर बना हुआ था, और इसी डर में उसने खुदकुशी की, ऐसा अभी माना जा रहा है। तो उस लिहाज से जब जांच हुई और उस बात की पुष्टि हो गई, तब पुलिस एसआईटी ने आज उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां पर कि उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। मामले में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के साथ साथ एट्रॉसिटी का भी की धारा भी लगाई गई है। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि अब ये मामला थोड़ा सा, जिस तरह से पहले कहा जाता कि जाति भेद और भेदभाव के आधार पर का आरोप लग रहा था, लेकिन ये मामला एक धार्मिक द्वेष का आ गया है, और साथ ही किसी एक व्यक्ति सिर्फ एक बच्चे से जुड़कर आ गया है। तो उस लिहाज से अब आगे की जांच अब पुलिस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। देश में बाघों की तादाद बढ़कर 3,167 हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टाइगर सेंसस के ताजा आंकड़े जारी किए। प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के बांदीपुर
और मदुलाई टाइगर रिजर्व में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी की और देश में बाघों के संरक्षण की स्थिति और उनकी ताजा संख्या की जानकारी दी। इसके मुताबिक देश में बाघों की संख्या पिछले 4 साल में 6.7% बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज दिन की शुरुआत जल्दी हुई। सुबह 8 बजे वे जंगल सफारी के लिए कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच गए। वहां उन्होंने वन्य प्राणियों को निहारा, कैमरे से फोटो लिए और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। पीएम मोदी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपाकड़ू हाथी शिविर भी गए। वहां उनकी मुलाकात महावत बोम्मन और बेली तथा रघु हाथी से हुई। इन पर बनी डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स को हाल ही में ऑस्कर मिला है। पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। देश में बाघों की संख्या की घोषणा भी की गई। सन 2018 में भारत में 2,967 बाघ थे। सन 2020 में इनकी संख्या 6% बढ़कर 3,167 हो गई है। ये गौरवमय पल है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इन टाइगर के सम्मान में अपने स्थान खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें। भारत में फलते फूलते वन्य जीवन की ये बड़ी कहानी है। भारत में बाघ के अलावा शेर, तेंदुए की संख्या भी बढ़ी है। इसके अलावा भारत में विलुप्त चीतों को फिर से बसाने की मुहिम भी रंग ला रही है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है, बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन की शुरुआत भी की। इसके तहत बिग कैट प्रजाति के 7 पशु बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं अमिताभ बच्चन ने बाघों की संख्या बढ़ने पर खुशी जताई और उन्होंने एक संदेश भी टाइगर कैंपेन के साथ, क्योंकि वो जुड़े रहे हैं बहुत सालों से, उन्होंने संदेश भी दिया है। आपको सुनवाते हैं। Namaskar, this is Amitabh Bachchan. On April the 1st, 1973, India launched its very ambitious Project Tiger to promote tiger conservation. Some years ago, NDTV, passionate about this project and the cause of tiger preservation, asked me to join them to ambassador their Save the Tigers campaign. It was a moment of great pride for me to be a part of this most laudable effort and to have partaken in several public interest events, as also in a most memorable telethon, which was conducted in the forests of a tiger reserve. Today, ladies and gentlemen, it can be proudly said that an agenda has been set for the nation. From being close to the alarming condition of the extinction of the mighty cat, the latest census gives us a figure of more than 3,000 tigers that roam our forests today. And those of you that may have watched the news this afternoon may have noticed that the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, announced that figure to be almost 3,167 tigers, up from a little over 2,000 within a year or so. A 5-decade battle to save the tiger is on the path to success. But the road ahead is quite challenging. India today, and this you may want to know, is the world's greatest tiger stronghold.
home to 70% of the tiger population of the entire world. In the next 50 years, we must, as proud Indians, pledge to guard this treasure of ours. ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी अमानत है। इसे सुरक्षित रखना हम सब भारतवासियों का कर्तव्य बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। एक मुठभेड़ में पुंछ इलाके में जम्मू कश्मीर के सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया और 2 आतंकवादियों को पकड़ लिया। सेना के मुताबिक आतंकवादियों का एक ग्रुप शाहपुर नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध हरकतें करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। यह आतंकवादी शाहपुर की जो फॉरवर्ड पोस्ट है उसके पास तारों को काट कर भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिसके तुरंत बाद सेना की एक टुकड़ी वहां पहुंची और उसने आतंकवादियों को चैलेंज किया, जिसमें एक आतंकवादी को मार गिराया गया। 2 आतंकवादी जो थे वो जंगल में घुस गए। सेना ने पूरे इलाके में जबरदस्त तलाशी अभियान चलाया। करीब 8 घंटे के तलाशी अभियान के बाद दोनों आतंकवादियों को पकड़ लिया गया। आतंकवादियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद और नशे का सामान भी बरामद हुआ है। आतंकवादियों के पास विदेशी मुद्रा भी सेना ने बरामद की।